आज टू द पॉइंट बात करेंगे उस बीबीसी की जिसे लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बात करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा को लेकर भी बीबीसी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। ये बीबीसी की रिपोर्ट लहराते हुए ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी, और जो आंकड़े सरकारी दिए गए थे, अब कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ डीएनए है इनके अंदर। थोड़ा इतिहास में पीछे जाऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बीबीसी को ब्लफ एंड बस्टर कॉर्पोरेशन बताया। ये वो बीबीसी है जो बिना पैसे के कुछ नहीं करते, सबसे पहले अपना पैसा काउंट करते हैं, प्रॉफिट क्या होगा। नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था आसाम में जाकर के, जब आजाद हिंद फौज आ रही थी, कि अगर बोस जापानियों की सहायता से आता है तो मैं तलवार लेके खुद बोस से लड़ने जाऊंगा। और बीबीसी नेहरू के इस बयान को रोज दिन में 4 बार चलाता था। तो ये कांग्रेस भी वही है आपके सामने। मैं क्या कहूंगा इस बात को, जिस तरीके से मैंने देखा हो, जयराम रमेश ने जिस तरीके से वो बयान रखा अपने राहुल गांधी ने रखा, और एक इनके और वो खास वो है पत्रकार भी है राजदीप सरदेसाई, उन्होंने ही सबसे पहले चलाया मस्ट वॉच कर भाई तू। कभी इन्होंने सरकार के किसी आंकड़े को या बयान को मस्ट वॉच चलाया? क्या इन्होंने मस्ट वॉच करके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो हमारी टीम ने आर्मी की व्याख्या की उसको मस्ट वॉच करके चलाया? उसको नहीं चलाए। लेकिन जो चीज सरकार के खिलाफ जा रही है वो जा रही है। और एक बात मुझे बताइए, कितनी ऑथेंटिक है ये बीबीसी की रिपोर्ट? ब्रेकिंग न्यूज। जिसके परिवार के लोग मरे थे वो कह रहा है 90-100 दे मरने वाले। आप कहीं तो एक जोक सुना दूं मैं। जी बताइए ना। वो एक बड़ा तकड़ा पाकिस्तानी कुत्ता जो है वो आ रहा था भारत की तरफ, और एक भारत से कुत्ता थोड़ा दुबला उबला था पाकिस्तान की तरफ था। तो वाघा बॉर्डर पे उनकी अटारी पे वहां मुलाकात हुई। तो उसने पूछा, भाई तू पाकिस्तान क्यों जा रहा है? वो ना, मैं जाऊंगा गोश्त खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा तेरी तरह। पर तू हिंदुस्तान क्यों आ रहा है? तू अच्छा खासा। बोले यार बात यह है, मुझे पाकिस्तान में भौंकने की जरूरत है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का स्वागत है। आज टू द पॉइंट बात करेंगे उस बीबीसी की जिसे लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर बात करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा को लेकर भी बीबीसी को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। अभी जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है, जब भारत में कुंभ मेला लगा था जिसे दुनिया भर में चर्चा मिली थी। एक ऐसा मेला जिसमें पूरा भारत समाया था, विश्व पूरा उसमें देखने के लिए आया था। करोड़ों लोगों ने स्नान किया। चर्चा ये रही, भारत का नाम हर जगह रोशन हुआ। एक घटना हुई, स्टैम्पेड हुआ 29 जनवरी को, मौनी अमावस्या के दिन, जिसमें इस हादसे में कुछ लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 37 लोग मारे गए थे। अब उस घटना के 6 महीने बाद बीबीसी एक रिपोर्ट लेकर आती है और ये दावा करती है कि जो आंकड़े थे मरने वालों के वो छुपाए गए, वो आंकड़े ज़्यादा थे, वो करीब 84 लोगों के थे। मीडिया के लोग हैं, कर सकते हैं, अपनी जांच करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विपक्ष, विशेष तौर से राहुल गांधी, जो जब भी भारत को नीचा दिखाने की कोई खबरें आती हैं उसे लेकर वो बवाल काट देते हैं, वो सत्ता पर सवाल उठाते हैं। अब उन्होंने ये सवाल उठाया है, पहले कोविड को लेकर सवाल उठाया था, लाशों की राजनीति करने की बात वहाँ पर भी उन्होंने की थी और यहाँ पर भी कर रहे हैं। लेकिन बीबीसी की जब बात करते हैं, जिस बीबीसी की रिपोर्ट को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, उसी बीबीसी की कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज थी, कई ऐसे कवरेज थे जिन्हें लेकर उनकी खुद की दादी ने बीबीसी को बैन किया। क्या थी ये पूरी चर्चा और किस तरह की थी ये खबरें? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जो एक इतिहासकार भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। ये बीबीसी की रिपोर्ट लहराते हुए ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी, और जो आंकड़े सरकारी दिए गए थे, अब कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ डीएनए है इनके अंदर। थोड़ा इतिहास में पीछे जाऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बीबीसी को ब्लफ एंड बस्टर कॉर्पोरेशन बताया था।
जब अलाउद्दीन सरकार को लीड कर रहे थे, कि सिवाय ये चकमा देने के, झूठ बोलने के अलावा और ये कुछ रिपोर्ट नहीं करती। और इसी बीबीसी ने उस समय विश्व युद्ध के दौरान कई फिल्में बनाई। बाकायदा इनकी एक प्रोपेगेंडा नीति थी। मैंने खुद वो फाइल्स जो है अपने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में देखी है कि बीबीसी ने क्या करना है। और एक स्कॉलर तो है इस पे, उन्होंने बहुत अच्छी 2 किताबें भी लिखी हैं इनको बीबीसी को लेकर के, इनकी प्रोपेगेंडा मशीन को लेकर के। एक फिल्म बनी थी उस समय, गंगातीत, और मैं हैरान हो गया। एक बहुत छोटी सी मैंने खबर देखी अखबार में कि उस फिल्म को ग्रीस में दिखाया जा रहा था। ग्रीस वही युद्ध अभी खत्म ही हुआ था, तो कुछ हमारे भारतीय सिख सैनिक जो थे वहाँ मौजूद थे, उस पिक्चर हॉल में उस फिल्म को देखने गए थे गंगादीन समझ के कि भाई हिंदुस्तान की पिक्चर है, गंगादीन है। और जब अंदर दिखाया गया तो जिस तरीके से भारत को उसमें पेश किया गया था, अपमानित किया गया था, उस पर वो सरदार सैनिक ठाकुर, और उन्होंने वहीं पिक्चर हॉल में ही उसके खिलाफ प्रोटेस्ट का नारा लगाया। और उनको फिर वही गार्ड वार्ड ने जब घेरने की कोशिश भी की तो उन्होंने उन गार्ड को गोली मार दी अपने देश के। तो बाद में इनको फांसी वगैरह दी गई, लेकिन मामला वही दबा दिया गया। हमारे भारत के किसी कांग्रेसी नेता ने जो है इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए, कोई सवाल नहीं सवाल नहीं उठाया। तो अब ये हो रहा है, जैसे आपने कहा कि दादी क्या करती थी, उसको तो मतलब भूल ही नहीं चुके, उसको दफना चुके। दादी को जब गिरफ्तार किया गया था भारत में जनता रजीम में, और जब वो बाहर गई थी और उससे पूछा गया था तो उसने एक शब्द खिलाफ नहीं बोला। उसने कहा था कि मेरा देश का आंतरिक मामला है। और ये तो गिरफ्तार भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सारी दुनिया में रोने पीटना शुरू कर दिया जाते हैं कि मार दिया हमको, मार दिया हमको, ये कर देंगे, प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है, संविधान खतरे में पड़ गया है, ये लाल किताब है, संविधान बचाना है। वो बीबीसी आके बचाएगी लाल किताब, वो हमारे संविधान को। लाल किताब नहीं है हमारा संविधान, ये लाल किताब तुम्हारी कम्युनिस्टों की है, इसका असर इनके दिमाग के ऊपर हुआ है आजकल। तो बीबीसी ने ये कह दिया। अरे भाई, इसी बीबीसी को भारत को नीचा दिखाने के लिए एक बार नहीं 2 बार इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में इस पर बैन लगाया। एक बैन लगाया था एक डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता दिखाने में, लुइस मेली की डॉक्यूमेंट्री, हाँ, जिसपे बिल्कुल हिंदुस्तान को दिखा दिया था। पता नहीं वहां तो अकाल पड़ गया है, क्या हो गया है। और दूसरी थी एक वो फैंटम इंडिया, जिसके ऊपर बैन लगाया गया था। और जब ये बैन लगाया गया था तो पूरे ऑपोजिशन ने इस बैन का स्वागत किया। जनसंघ था उस समय, दिल्ली में भी रही, और इसका स्वागत किया गया बैन लगा के। और आज ये उसी बीबीसी को लेके, और ये पहली बार नहीं, देखिए कश्मीर को लेके आप बीबीसी की रिपोर्टिंग 1947 से लेके और आज तक की रिपोर्टिंग देख सकते। आप 65 और 71 के युद्धों को लेकर के बीबीसी की रिपोर्टिंग देख ली, या कहीं भी ऐसे मसले के ऊपर जो बीबीसी रिपोर्ट करता है। नेताजी ने तो उसको ब्लफ एंड बस्टर कॉर्पोरेशन कहा था, मैं तो उसे बकवासी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी देखता कि भारत के खिलाफ जितनी बकवास उगलनी हो वो बीबीसी का काम है। और कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वो बीबीसी है तो हम तो उसे सिर पे उठा के फिरेंगे। हमारा ऑपोजिशन कैसे मान लेगा कि बीबीसी का तो कोई अपना एजेंडा ही नहीं है, वो तो बड़ी निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट। बिल्कुल। जरा मुझे एक बात बताइए जी, ये वो बीबीसी है जो बिना पैसे के कुछ नहीं करते, सबसे पहले अपना पैसा काउंट करते हैं, प्रॉफिट क्या होगा, एक कितना पैसा इन्वेस्टिगेशन में खर्च किया बीबीसी बताएगा, कौन से फंड से वो पैसा आया, किसने वो पैसा दिया बताएगा, क्योंकि प्रोग्राम तो थोड़ा ही आया। एक मंशा क्या थी इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे, क्या सच जानने की मंशा थी?
हम्म। या बदनाम करने की मंशा। बीबीसी का अगर आप इतिहास जिस तरह से बता रहे हैं पिछले बार जो भी इनके साथ कॉन्ट्रोवर्सी भारत के अगर बात की जाए, नेताजी के ज़माने की बात की जाए, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय जो भारत की छवि दिखा रहे थे, और आज भी जो इनकी लगातार जो एक इनका सिलसिला रहा है, भारत की छवि बिगाड़ने वाली, या तो गरीब भारत, या अगर कश्मीर की बात करेंगे तो वहाँ पर वो कश्मीरियों और आतंकवादियों के समर्थक दिखाई देते हैं। नक्सलवाद की बात करेंगे तो नक्सलियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। तो ये एक ऐसा पक्ष है बीबीसी का जो साफ तौर पे दिखाई देता है कि भारत विरोधी छवि है। छवि नहीं, ये एक टूल किट है। हम्म। भारत विरोधी सोचा समझा टूल किट है। अच्छा खासा पैसा इसके अंदर मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ अभी हुआ है बीबीसी कुछ महीने पहले। मुझको बुलाया बीबीसी हिंदी ने ऑनलाइन एक प्रोग्राम में जोड़ने के लिए संविधान को। ये कुछ जानी कौन सी वर्षगांठ थी या क्या चीज बनाई जा रही थी, तो बात संविधान पे होनी थी। तो दो जो और लोग मेरे साथ बुला रखे थे, एक B.R. अम्बेडकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से दलित नेता थे, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से नॉन लेफ्टिस्ट। तो पूरी डिबेट के अंदर इन्होंने, मैं संविधान पे बोल, जब मैं संविधान सभा में बोला और मैंने ये बताया कि किस तरीके से संविधान सभा में 27 मुस्लिम लीग के सदस्य जो है वो बने रहे 47 के बाद में भी, और 1950 में दस्तखत करके गए। तो ये जो एंकर थे वो दलित फैक्टर को ले आए उसके, और वो दोनों शुरू हो गए एकदम। देखो भाई, संविधान के ऊपर बात हो रही है, B.R. अम्बेडकर की बात हो चुकी है, और ये इसके अंदर जो दलित को राइट्स दिए गए संविधान पे, उस पर बात कर लीजिए। ये आज ये पॉलिटिक्स पे आप क्या बात करें? वो एंकर भी उनके साथ हो गया तो मैं तो उठ गया प्रोग्राम में से। मैं छोड़िए आप, और मेरे इस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं कहा इस प्रोग्राम को आप अगर मेरी मर्जी के बिना इसको चलाएंगे तो मैं आप पर मुकदमा करूं। तो मतलब कोई ना कोई तरीका जो है, मेरे एक दो एक्सपीरियंस है बीबीसी से जी। कोई। नहीं, पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आपने जैसा कि बताया कि विदेशों की धरती पर जाकर वो भारत को बदनाम करते हैं। अब ऐसे में जब उनके खुद के परिवार में उनकी खुद की दादी ने बीबीसी के को मंशा को, इंटेंशन को समझते हुए एक बार नहीं दूसरी बार तो चलिए इमरजेंसी में बैन किया था, भारत की छवि बिगाड़ने के ही आरोप पर उस समय भी इंडियन डायस्पोरा जो था वो सड़कों पर उतरा था बीबीसी के खिलाफ। आज भी जब बीबीसी कुछ इस तरह की खबरें जो भारत विरोधी होती हैं, इंडियन डायस्पोरा सड़कों पर उतरता है, मुखर मुखर बात करता है, क्योंकि भारत की छवि विदेशों में खराब होती है। देखिए, ऐसा है कि इस आदमी को भारत की छवि की चिंता नहीं किसी भी प्रकार से, क्योंकि देखिए ऑक्सफोर्ड, ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में क्या बोलता है यार, कहता है चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है, चीन से बढ़िया देश कोई नहीं। कोई चीन से संधि कर रखी थी, उस संधि में क्या धारा है वो नहीं बताएगा, समझे। लेकिन हमारे दुश्मन चीन की तारीफ करें। तुर्की हमारे खिलाफ वोट देता है यूएन में, पाकिस्तान के लिए बोलता है, तो उसके कुछ दिन बाद 19 नवंबर में वहां पे जाकर के अपना एक कांग्रेस का दफ्तर भी खोल देते हैं तुर्की के। तो इसका जो मस्तिष्क है और इसकी जो सोच है कि इसको कोई भी चीज मिल जाए और ये समझता है कि उसको डाउन करने के उसके अंदर, तो मोदी जी को डाउन करने के अंदर अगर देश पे भी अटैक हो रहा है तो होता रहे। मैं आपको 10 उदाहरण, ऑपरेशन सिंदूर पे भी उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर छोड़िए, मणिशंकर अय्यर ने जब इसी का मंत्री था ना वो, जब पाकिस्तान की मदद मांगी थी एक प्रजातांत्रिक सरकार को हटाने के लिए, क्या एक्शन ले लिया था। एक और थे इनके नेता दीक्षित, जिन्होंने वो आर्मी चीफ को गुंडा कहा था या क्या कहा था, क्या एक्शन ले लिया था। और फिर जिनकी अपनी सभाओं के अंदर आज तक ये जवाब नहीं दे पाए कि भाई तुम्हारी सभा में सोरोस का मैनेजर क्या कर रहा था। यही कांग्रेस पार्टी तब बीबीसी के पक्ष में खड़ी हो जाती है जब उनके ऊपर आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं और रेड पड़ती है।
जो कि सबूतों के साथ था, तब ये उनके साथ हो जाता है, तब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला हो जाता है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, मैं क्या शब्द प्रयोग करूं? और ये वही कांग्रेस है जिसने भारत के कई पत्रकारों को बैन कर रखा है। अरे, पत्रकारों को ही बैन नहीं कर रखा, अब इनकी चाटुकारी। आप ये कह रहे हैं इमरजेंसी के अंदर देखिए ना, क्या नहीं किया गया। वो किशोर कुमार के गाने बंद कराए गए थे, वो किस्सा कुर्सी का फिल्म जो है बंद कराई गई थी, वो एक दो और जर्नलिस्ट है उन्हें बंद कराया गया था। ये तो सब रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। उस समय संविधान खतरे में नहीं था, और चुपचाप आप संविधान के अंदर वो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी ले आए, वो करने, वो सब गलत नहीं था। तो ये करना है। और ये जो बीबीसी के जितने गुलाम बनेंगे, ये समझते हैं ब्राउन साहब बन के अंग्रेजों की आज भी चाकरी करके ये शायद देश में सत्ता में आ जाए। भारतीय अपने राष्ट्रवाद को लेकर के और अपनी सुरक्षा को लेकर के भारतीय किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ना करेगा। लेकिन इनको जो ये गलतफहमी है कि ये भारत के अंदर बीबीसी के पक्ष में चिल्लाने में, वो चिल्लाने में, तो कर लो, जो कर रहा है कर दो। क्या कर लेंगी बीबीसी रिपोर्ट? और 4 रिपोर्ट ऐसे निकलवा लो। अबे किस चीज पे इन्होंने रिपोर्ट नहीं निकलवाई? किसान आंदोलन में बीबीसी क्या बोली, या किसी और चीज के ऊपर बीबीसी क्या बोलती हो? मुझे कोई तो अच्छा दिखाइए कि बीबीसी की कोई ये फिल्म बनी हुई है, ये भारत की तारीफ में है या न्यूट्रल भी है भारत के लिए। एक और यहाँ पे चीज़ है कपिल जी, जैसे टाइमिंग की बात करें, अगर हम जो ये रिपोर्ट आई है कुंभ में हादसे के बाद के जो आंकड़ों को लेकर इन्होंने बीबीसी की रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट उस समय आई है जब बेंगलुरु में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, स्टैम्पेड के बाद आंकड़ों की बात की जा रही थी, उनकी सरकार सवालों के घेरे में थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई ऐसी दुखद घटना होती, जी, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, राइट, राजनीतिज्ञों को ऐसी घटनाओं से अपने को अलग रखना चाहिए, संवेदनशीलता रखनी चाहिए इस पूरे मामले में। और इतना अगर विश्वास है तो जांच होने दीजिए, जांच का वो आने दीजिए निकल करके। मुझे याद है प्रयाग वाले में तो पहले से ही वो खूब शुरू हो गई थी चीजें। पर जांच तो वो खुद ही कर रहे हैं ना, बीबीसी की रिपोर्ट को मानते हुए सरकारी आंकड़ों को मान ही नहीं रहे। तो कह रहा हूँ ना कि देखिए, वो तो हमारी औपनिवेशिक मानसिकता है। इन लोगों के दिमाग से आज तक ये नहीं निकला है कि अंग्रेज यहाँ से जा चुके हैं और अंग्रेजों का भारत में शासन नहीं है और भारत अब अंग्रेजों का उपनिवेश नहीं है। लेकिन आज के लिए आज भी बीबीसी वही है। वो बीबीसी है, मैं बताऊँ आपको, जिस बीबीसी ने द्वितीय युद्ध के दौरान नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था आसाम में जाकर के, जब आज़ाद हिंद फौज आ रही थी, कि अगर बोस जापानियों की सहायता से आता है तो मैं तलवार लेके खुद बोस से लड़ने जाऊंगा। और बीबीसी नेहरू के इस बयान को रोज दिन में 4 बार चलाता था। ये वो बीबीसी, तो इनको वो बीबीसी पसंद है। तो ये कांग्रेस भी वही है आपके सामने है। मैं क्या कहूंगा इस बात को, जिस तरीके से मैंने देखा हो, जयराम रमेश ने जिस तरीके से वो बयान रखा अपना, और फिर राहुल गांधी ने रखा, और एक इनके और वो खास वो है पत्रकार भी एक है, राजदीप सरदेसाई, उन्होंने ही सबसे पहले चलाया मस्ट वॉच मस्ट वॉच मस्ट वॉच कर भाई तू। कभी इन्होंने सरकार के किसी आंकड़े को या बयान को मस्ट वॉच चलाया? क्या इन्होंने मस्ट वॉच करके ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो हमारी टीम ने आर्मी की व्याख्या की उसको मस्ट वॉच करके चलाया? उसको नहीं चलाएंगे। लेकिन जो चीज सरकार के खिलाफ जा रही है वो जा रही है। और एक बात मुझे बताइए, कितनी ऑथेंटिक है ये बीबीसी की रिपोर्ट, इसकी सत्यता? और जो ये कहते हैं ना कि हमने इतने परिवारों से बात की, ठीक है, बात करने का भी, क्योंकि मैं इतिहासकार हूँ, मैंने ही बहुत से हिस्ट्री के अंदर इंटरव्यूज लिए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के और उनके, और ओरल हिस्ट्री को जिसे आप एक मानते हैं। देखिए, इंटरव्यू, और आप भी क्योंकि मीडिया से हैं, कि इंटरव्यू लेने का भी एक तरीका होता है। मैंने आपसे पूछा, अच्छा तो आपकी वो पुश्ते जो है वो मजदूर बन के विदेश गई थी?
आपने कहा हाँ गई थी। किस लिए गई थी? आपने कहा यहाँ गरीबी थी इसलिए गई थी। और मैंने इंटरव्यू खत्म कर दिया और मैंने लिख दिया कि भारत में क्योंकि बहुत गरीबी थी इसलिए लोग मजदूरी करने भारत छोड़ के भारत से बाहर चले। मैंने अगला सवाल नहीं पूछा कि क्या आपका परिवार हमेशा से गरीब था। ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था ट्रीनेट के अंदर इंटरव्यू की आर्ट का। एक बुजुर्ग को हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उसने जवाब दिया नहीं, हमारे तो खेत होते थे, हमारे यहाँ बुनाई का भी काम होता था, तो फिर आप गरीब कैसे हो गए? अरे साहब, जब से अंग्रेज आए इन्होंने नील की खेती शुरू करवा दी हमारे यहाँ, हमारा बुनाई का काम भी खत्म हो गया, इसलिए अब गरीब हो गए। तो मैं कहा अब बताइए कि आप जो निर्णय देंगे तो उसमें ये जो आधा आपने छोड़ दिया कि भारत में गरीबी थी इसलिए भारत से लोग बाहर गए मजदूरी करने, लेकिन आप ये क्यों छोड़ देते हैं कि भारत जो था उसको गरीब बनाया किसने, इन लोगों को मजबूर किसने किया? यही हाल इस बीबीसी का। देश अगर मुझे भी इंटरव्यू लेना है इसके ऊपर, कुंभ के ऊपर, जी, मैं समझ सकता हूँ बीबीसी ने कैसे इंटरव्यू लिया होगा। या ओपन करे ना ये अपने इंटरव्यू के रिपोर्ट ओपन की है ना, एक रिपोर्ट आप ओपन करते हैं तो आप रिपोर्ट के अंदर, जैसे मैं किताब छापता हूँ तो मैं सोर्सेज देता हूँ ना नीचे, अगर मैंने इंटरव्यू लिया है तो मैं देता हूँ ना क्या इंटरव्यू है, जरा दे तो सही। क्यों जो 11 राज्यों में आप घूमे हो और जो आपने जिन लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, जरा हम भी तो सुने हो इंटरव्यू क्या लिए। क्योंकि मुझे अगर सरकार को नीचा दिखाना है तो मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा आपके परिवार से मौत हो गई? कितनी मौत हुई आपके परिवार से? 2 जनों की। आपको लगता है और कितने मरे होंगे इसके अंदर? मैंने गिने तो नहीं, पर हो सकता है 90-100 मरे हों। ब्रेकिंग न्यूज, जिसके परिवार के लोग मरे थे वो कह रहा है 90-100 हो सकते हैं मरने वाले। ये नहीं कहेंगे क्यों, ये कह रहा है कि मैंने गिने नहीं। ये नैरेटिव सेटिंग होती है। तो ये नैरेटिव सेटिंग जो बीबीसी करता है, जो मैंने बताया कि बीबीसी आज से नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने से नैरेटिव सेटिंग के अंदर ये माहिर है। और फिर यही जो इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो बीबीसी हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जिनके हमने अगर पिछले 5-7 सालों का रिकॉर्ड देखें, चाहे वो किसान आंदोलन के टाइम हो, सीए के टाइम हो, 370 के टाइम हो या कोविड के समय हो, इन्होंने भारत की छवि को नकारात्मक दिखाने की हर समय हर खबर पर कोशिश की है। लेकिन उसके बाद भी अगर बीबीसी जैसी संस्था भारत के अंदर अपनी बात कह पा रही है, अपना ब्रॉडकास्ट कर पा रही है किसी भी माध्यम से, हालांकि उनका एक जो ब्यूरो था वो कलेक्टिव न्यूज़ रूम हो गया जो बीबीसी को अपनी खबरें देता है, और फिर वही कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। एक सर्वे जो इंटरनेशनल निकलता है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भारत को लेकर सवाल उठाते हैं। क्या अगर ऐसा होता तो बीबीसी इस तरह की खबरें भारत में रहकर कर पाती? देखिए, कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में है ये सब अच्छी तरह जानते। यही बात ये पाकिस्तान में कर रहे होते ना या चीन में कर रहे होते ना, तो इन्हें पता लग जाता। आप कहें तो एक जोक सुना दूं मैं। जी बताइए ना। वो एक बड़ा तगड़ा पाकिस्तानी कुत्ता जो है वो आ रहा था भारत की तरफ, और एक भारत से कुत्ता थोड़ा दुबला उबला था पाकिस्तान की तरफ। तो वाघा बॉर्डर पे उनकी अटारी पे वहां मुलाकात हो गई। तो उसने पूछा, भाई तू पाकिस्तान क्यों जा रहा है? वो ना, मैं जाऊंगा गोश्त वोश्त खाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा तेरी तरह, पर तू हिंदुस्तान क्यों आ रहा है, तू तो अच्छा खासा है। बोले यार बात यह है मुझे पाकिस्तान में भौंकने की इजाजत। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ स्पीच के नाम पे जो भौंकने का काम शुरू हो गया है कि आप कुछ भी भौंक दो, कुछ भी कह दो, कोई भी चित्र बना दो आप, ये नहीं चलेगा। और एक बात मैं और बता दूं आपको जी, अगर ऐसे भौंकने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेगी ना तो जनता इनके खिलाफ एक्शन लेगी। आपको लगता है कि जो सिलसिला जिस हिसाब से हम बताया, अब तो सूचना के कई माध्यम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा देर तक फेक न्यूज़ या जो फेक नैरेटिव वाली चीज़ें हैं वो चुप नहीं पाती हैं। क्या क्रेडिबिलिटी कम हुई है बीबीसी जैसी संस्था की? देखिए, सवाल ज़्यादा देर का नहीं,
हाँ, जैसे आपने टाइमिंग की बात की कि किस टाइम पे क्या रिपोर्ट डाली गई। अक्सर आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कि एक टाइमिंग पे एक बयान दे दिया जाता है कि राहुल गांधी कहते हैं मोदी चोर है चोर है चोर है, और कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सारे मोदी चोर हैं और फिर कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। तो ये टाइमिंग की बात है कि आपने किस टाइम पे क्या चीज आपने उस टाइम पे नैरेटिव बना के डाली, उसका क्या तत्काल फायदा लेने के लिए। लेकिन आपको लगता है इस तरह के अब बीबीसी की क्रेडिबिलिटी जिस हिसाब से पिछले दिनों भारत के अंदर लोगों ने देखा है उतनी अब वैसी नहीं रह गई है? सबसे पहले लोगों का सवाल यही उठता है कि क्या ये सच है भारत के विरोध में अगर बोल रहे हैं तो? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, और आपने भेड़िया आई वाले कहानी सुनी थी ना, जी। और जब वास्तव में भेड़िया आ गया तो उसको किसी ने विश्वास नहीं किया था कि भेड़िया आ गया, और मार गया उसको। तो आज बीबीसी की स्थिति यह है, आम भारतीय जो देश की सोचता है उसकी नजरों में, कि अगर कोई चीज ठीक ठाक भी होगी और बीबीसी रिपोर्ट कर रही होगी तो उस पर विश्वास नहीं किया जाए। ये मैं इस आधार पर बोल रही हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे बीबीसी की कोई न्यूज़ देखते हैं तो पक्ष में लिखने वालों की संख्या बहुत कम होती है, उन पे सवाल उठाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया में त्वरित आपको प्रतिक्रिया मिलती है। मैं तो देखता ही नहीं हूँ बीबीसी, टाइम खराब करने को नहीं है मेरे पास। वो तो ये भी मेरी नज़र इसलिए पड़ गई कि ट्विटर पे वो जयराम रमेश ने भी इसे ट्वीट किया, और वो राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट किया इसको। देखिए बीबीसी क्या कह रहा है। आखिरी सवाल अब इसमें कि क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देश में जो बीबीसी इतने सालों से भारत विरोधी या भारत की छवि खराब करने वाली खबरें इंटेंशनली अगर चलाते हैं, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर जनता अपने आप इसको नकार देगी जो भारत के लोग हैं, और इंटरनेशनली इसका कितना असर होगा? देखिए, पहली बात, हम प्रजातंत्र हैं जी। हम चीन की तरीके से नहीं। अगर यही रिपोर्टिंग चीन के ऊपर बीबीसी ने निकाली होती ना तो 1 सेकंड में बीबीसी बाहर होता, और या जो रिपोर्टर उसके इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं ना वो गायब हो जाते, वो गायब हो जाते जी। हैं। हम चीन की तरीके से नहीं, इनको स्वतंत्रता दी, सब कुछ दी, लेकिन अब तो अति होती जा रही, और इस अति को कहीं ना कहीं पे रोकना पड़ेगा। ये ऐसी रिपोर्टिंग ईरान से करके दिखा दे, टर्की से करके दिखा दे, पाकिस्तान से करके दिखा देगी, लेकिन क्योंकि भारत है और उन्हें मालूम है कि भारत वाले तो टॉलरेट करते रहते हैं, बड़ी इनमें वो है सहिष्णुता है, गांधीवाद है, ये करते रहेंगे। तो मेरा तो मानना है, मैं बीबीसी के लिए आज के नेतृत्व में वही एक दृष्टिकोण चाहिए जो दृष्टिकोण बीबीसी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, उसको ब्लफेट ब्लस्टर कॉरपोरेशन कह के, और मैं जिसको बकवासी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में। बिल्कुल, सीधी सी बात यह है कि समय ज़रूर बदला है, लेकिन जो पक्ष में थे वो अभी विपक्ष में हैं, जो विपक्ष में है वो पक्ष में है। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने बैन लगाया था भारत की छवि खराब करने की वजह से बीबीसी पर, तो विपक्ष साथ खड़ा था। लेकिन आज वही कांग्रेस और उसके सहयोगी जब विपक्ष में बैठे हैं तो वो भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उस बदनामी में अपना योगदान देते हैं। तो ये बदलता वक्त है, लेकिन जनता सब कुछ देखती है, समझती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी और ख़बरों की गंभीरता भी, और देश का मान और मर्यादा कौन किस तरह से रखता है वो भी वो अच्छी तरह से जानती है। तो मुझे लगता है सबक भी आगे चल के वो सिखाई देगी। आपने इस पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। कपिल जी का भी चैनल है, आप सभी उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। प्रोफेसर कपिल कुमार के नाम से ये चैनल है, ट्विटर पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका ट्विटर आईडी आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और आप देख भी सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।